अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटीमेटिक्स के चैप्टर को कवर करें। अगर आज की वीडियो में नहीं हो सका तो हम इनको पार्ट्स बाय पार्ट्स भी डिवाइड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे हर वीडियो में हम एक डिजीज़ विद देयर ड्रग्स और ड्रग की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके एरियाज, वो सब हम वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटीमेटिक ड्रग्स को देख रहे हैं, उनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इनमें जो है वो मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो डेली एक डिजीज़ हम थ्रू वीडियोस कर लेंगे कंप्लीट। अच्छा, अब ये जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, दैट आर फ्रॉम द लिपिनकॉट। और लिपिनकॉट में जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो कि जीआई रिलेटेड हैं, वो 6 डिजीज़ दिए हुए हैं। सबसे पहले है पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ दिया हुआ है। मतलब इस डिज़ीज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है और जो है वो इसके ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है, इनकी गोल्स ऑफ थेरेपी के बारे में बताया हुआ है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, लाइक वो पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी पे होते हैं जिनमें कैंसर्स होता है, तो वो एंटी कैंसर ड्रग का जो मेजर साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि उन ड्रग्स की वजह से नॉजिया और वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन देखेंगे। डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, ओके। पेप्टिक अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी कहते हैं, PUD से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्सर क्या होता है। अल्सर जो है वो बेसिकली हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यूज़ में नेक्रोसिस का हो जाना या फिर किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक हो जाना, उसे हम कहते हैं अल्सर। ठीक है, अब अल्सर हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेप्टिक अल्सर, जो कि स्टमक से रिलेटेड होता है। अगर स्टमक के टिश्यूज़ में या स्टमक के एपिथेलियल जो म्यूकस या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अल्सर, या उसमें इरोजन हो जाना। ओके, और जो ड्यूडेनल अल्सर है दैट इज़ अल्सर जो है वो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्यूडेनल अल्सर। अल्सर की अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो अल्सर जो है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली 2 को डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्सर हो रहा है, दैट माइट बी ड्यू टू फ्रॉम द इन्फेक्शन विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, और या फिर जो है वो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एनसेड्स। और इसके अलावा भी मतलब लाइक स्ट्रेस रिलेटेड अक्यूट अल्सर भी हो सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म वगैरह, उन सब से भी अल्सर हो सकता है। या फिर हम ऐसे जंक फूड्स ले रहे हैं या फास्ट फूड ले रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ऑयली है, जिनमें चिली वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो दे ऑल्सो कॉज अल्सर। लेकिन यहाँ पे हम इन 2 कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से इन्फेक्टेड है, उस वजह से भी अल्सर कॉज हो रहा है, और अगर कोई बंदा प्रोलॉन्ग एनसेड्स पे है तो उस वजह से भी हम अल्सर को देखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल जितने भी रीजंस हैं अल्सर के जो मैंने अभी बताए, उन सब का इफेक्ट क्या होगा? उन सब का इफेक्ट सेम ही होता है, और वो ये होता है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होती हैं स्टमक की, वो इंक्रीज हो जाएंगी, और जो म्यूकोजल जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी, लाइक पेप्सिन है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उनका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो होता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स पे या म्यूकोजल लाइनिंग्स पे। तो उन एसिड्स की वजह से और उन एसिड्स के कॉन्टेक्ट में रहने की वजह से जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसकी डैमेज हो जाती है, और फिर वहाँ पे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा, एपिथेलियल सेल जो सरफेस सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पे इरोजन्स बन जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो है फॉर एग्जांपल, अब हमने देखा कि इसमें एच पायरोली भी इन्वॉल्व है, इसमें एनसेड्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशंस भी ज़्यादा हो रही है और इसमें म्यूकोजल डैमेज भी हो रहा है। तो हम अपना जो गोल ऑफ थेरेपी बनाएंगे फॉर पेप्टिक अल्सर और फॉर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए, तो वो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जो इन सारे कॉजेज़ को इरेडिकेट करे। लाइक अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस को देखें, ट्रीटमेंट गोल्स को देखें, गोल्स ऑफ थेरेपी को देखें, तो सबसे पहले हमने कोई एक ऐसा रिजीम, ऐसा ड्रग एक्ट करना है जिसकी वजह से एच पायरोली जो है वो कम्प्लीटली उसकी एरेडिकेशन हो, ठीक है।
और हमने कहा था कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं, तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस जो है वो हम कोई ऐसा ड्रग ऐड करेंगे, लाइक हमारे पास प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं, लाइक हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है, लाइक हमारे पास एंटासिड्स हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी, उसको हमने डिक्रीज करना है और प्रोटेक्ट करना है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। लाइक हमारे पास डिफरेंट म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, लाइक हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, तो हमने उन सबको देखना है और हम अपनी एक ऐसे रिजीम बनाएंगे जो कि इन सारे के सारे फैक्टर्स को इरेडिकेट करें। ओके, अगर हम बात करते हैं एच पायरोली की, तो एच जो पायलोरी है उसको हमने सबसे पहले डायग्नोज भी तो करना है। तो हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, लैब टेस्ट वगैरह कराएंगे। तो अगर हमें तो कंफर्म होगा कि एच पायलोरी वगैरह प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट सेट करेंगे। लाइक हम उसके लिए क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एच पायलोरी की इन्फेक्शंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास इन्वेसिव मेथड है और एक है नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मेथड लाइक एंडोस्कोपिक बायोप्सी वगैरह है, और नॉन इन्वेसिव जैसे सीरोलॉजी है जिसपे ब्लड सैंपल वगैरह देखते हैं, उसमें ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज़ देखते हैं, और जो कि अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो वो इंडिकेट करेंगे कि एच पायलोरी प्रेजेंट है या फिर पास्ट में प्रेजेंट रह चुका है। फिकल एंटीजन टेस्ट करेंगे, लाइक हम इन्हीं एंटीजन जो एच पायलोरी एंटीजन्स हैं उनको हम स्टूल वगैरह में देखेंगे। और यूरिया ब्लड टेस्ट है, यूरिया ब्लड टेस्ट में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम जो है वो एक्सेल्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हम कार्बन की डिफरेंट आइसोटोप्स को कंपेयर करेंगे। लाइक हमारे पास जो एच पायलोरी है वो असल में हमारे पास यूरिया होता है। यूरिया हम ऐसे कार्बन का देंगे जो कार्बन 12 से डिफरेंट हो, लाइक आइसोटोप्स ऑफ कार्बन यूज़ करेंगे। लाइक हम कार्बन 13 यूज़ कर सकते हैं, कार्बन 14 भी। फॉर एग्जांपल वो जो यूरिया है जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, लाइक वो क्या कर रहा है, वो कार्बन 13 का है, तो वो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन 12। तो हम यूरिया ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेल्ड रेशो होगा कार्बन 12 और कार्बन 13 का या कार्बन 14 जो भी हमने यूज़ किया है, तो बेसिकली इसमें एक जो एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। अगर कार्बन 12 ज़्यादा है क्वांटिटी में, इट्स मीन कि यहाँ पे एच पायलोरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन 13 ज़्यादा है कार्बन 12 से, दैट इंडिकेट कि यहाँ पे एच पायलोरी है और इसने यूरिया को ब्रेक डाउन किया है। तो इस तरह से हमारे पास यूरिया ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है और हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास जो अल्सर है दैट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्रॉम एच पायलोरी, तो हम उसके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड करते हैं। लाइक हमारे पास कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एमोक्सिसिलिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ कंपाउंड्स। बिस्मथ कंपाउंड्स जो है वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे भी काम करता है, लेकिन उसके कुछ हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी हैं। ट्रिपल थेरेपी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अब हम लाइक अपने अगर जितने भी फैक्टर्स थे हम उन सब की इरेडिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो रिजीम होगा वो दैट माइट बी ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रुपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में हमारे पास एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और प्रोटॉन पंप इन्हें ऐड करते हैं। एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन दे आर बेसिकली क्या होते हैं कि ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, और ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एच पायलोरी। एमोक्सिसिलिन जो है वो एक पेंसिलिन है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन है, और अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन से एलर्जी है, पेंसिलिन से एलर्जी है, तो हम वहाँ पे एमोक्सिसिलिन को रिप्लेस करते हैं विद मेट्रोनिडाजोल। और क्लेरिथ्रोमाइसिन और पीपीआई जो है वो हम दे रहे हैं लाइक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। देर बेसिकली कि वो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस हैं उनको रिड्यूस करें और जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो प्रोवाइड करें। लेकिन इससे बेटर हमारे पास क्वाड्रुपल थेरेपी होता है, और क्वाड्रुपल थेरेपी में हमारे पास बिस्मथ सबसैलिसाइलेट यूज़ कर रहे हैं। इसके एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी हैं, और इसका जो है मैंने पहले भी रिपीट किया कि म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट भी है, तो वो म्यूकस को भी प्रोटेक्ट करेगा और इरेडिकेशन ऑफ एच पायलोरी में भी हेल्प कराएगा। मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दैट इज़ ऑल अबाउट एंटी माइक्रोबियल्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एच पायलोरी। ओके, सेकंड हमने कहा कि हमारे पास सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं, तो सिक्रीशंस के लिए हम H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट को स्टडी करते हैं कि H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं। लाइक हमारे पास के ड्रग एग्जांपल्स है साइमेटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रेनिटिडीन एंड रोक्साटिडीन। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देते हैं H2 रिसेप्टर्स को और रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। लाइक इसको समझने के लिए हम ये
ये डायग्राम देख लेते हैं। लाइक इसमें जो गैस्ट्रिक एसिड के जितने भी सिक्रीशंस हैं, ये सारे के सारे जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं बाय एसिटाइल कोलिन, हिस्टामीन और गैस्ट्रिन से। जब ये सारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर एसिटाइल कोलिन है वो अपने रिसेप्टर पर आकर अटैच हो गया, हिस्टामीन आकर अपने रिसेप्टर पर अटैच हो गया और गैस्ट्रिन आकर अपने रिसेप्टर पर अटैच हो गया, तो इससे क्या होगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और सेम जो है वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में, एडिनाइल साइक्लेज की मौजूदगी में। तो जब ये सीएमपी भी है, पोटेशियम भी है, तो ये सारे के सारे मिलके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे और प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा। जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो इसमें क्या होगा कि लाइक जो इंट्रासेलुलर हाइड्रोजन है वो मूव कर जाएगा आउटसाइड इन द लूमन ऑफ स्टमक, और वहाँ जो पोटेशियम होगा वो मूव कर जाएगा इनसाइड। तो यहाँ से जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही हैं, जो हाइड्रोजन लेवल है वो इनसाइड द स्टमक ज़्यादा होगा और जो पीएच है वो ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सिक्रीशन ज़्यादा होंगी। अब अगर हम फॉर एग्जांपल हमने H2 रिसेप्टर की बात की, अगर जो है वो हम लाइक ड्रग्स दे रहे हैं, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे रहे हैं, लाइक सैमिटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो हिस्टामीन अपने रिसेप्टर पर अटैच नहीं हो सकेगा। जब ये अपने रिसेप्टर पर अटैच नहीं हो सकेगा तो हमारे पास ये वाला पंप एक्टिवेट नहीं होगा और हमारे पास जो है वो क्या नहीं होगा, सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होंगी, प्रोटीन काइनेज भी एक्टिवेट नहीं होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेस ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इसमें हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, लेकिन जो है इससे ज़्यादा जो प्रेफर्ड है वो हम क्या कर सकते हैं कि इसको बेसिकली यूज़ तो कर रहे हैं हम पेप्टिक अल्सर के लिए, लेकिन इसको हम हीलिंग ऑफ रीनल और गैस्ट्रिक अल्सर के यूज़ करें, लेकिन जो अगर फॉर एग्जांपल कोई पेप्टिक अल्सर एनसेड इंड्यूस्ड है तो उसके लिए हमारे पास जो बेटर चॉइस है दैट वुड बी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल वगैरह। तो वो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अल्सर्स को और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अक्यूट स्ट्रेस अल्सर में भी हमारे पास ये इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड जो है वो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। सेम विद द गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ लाइक हार्ट बर्न वगैरह में हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन जो है हार्ट बर्न में ये होता है कि हम इनको यूज़ तो करते हैं लेकिन इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, लाइक अप टू 45 मिनट्स तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। और अगर हम प्रोटॉन पंप वगैरह भी देते हैं तो भी वो बहुत यूज़फुल होते हैं इन द हार्ट बर्न, लेकिन उसके लिए मोस्ट जो प्रेफर्ड चीज़ होगी वो होगी एंटासिड्स, जो कि विद इन मिनट्स जो है वो अपना इफेक्ट शो करेंगे और हमारे पास हार्ट बर्न वगैरह को न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो हमारे पास जितने भी लाइक H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है उनकी ओरल एब्जॉर्प्शन की बात, वो पूरे बॉडी में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटल बैरियर को, वो मिल्क में मौजूद हो सकते हैं। और ये होता है कि जो सैमिटिडीन है, जो फेमोटिडीन है, ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू द यूरिन। सो अगर कोई पेशेंट है जो रीनल डिसफंक्शन का पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स में हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है उसकी डोज एडजस्टमेंट हम लाजमी करेंगे। और इसके एडवर्स इफेक्ट, अच्छा हम सैमिटिडीन जो है वो फर्स्ट मेंबर है H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट का, लेकिन जो है इसके दूसरे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करने की वजह से, साइटोक्रोम P450 के एंजाइम्स को इनहिबिट करने की वजह से इसका जो यूज़ है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। और जो सैमिटिडीन के जो मोस्ट रेयर लाइक कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास हैं, ये एक्ट करता है एज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजेंस, लाइक ये हमारे पास गायनेकोमेस्टिया लाइक इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज इन मेल्स और गैलेक्टोरिया ये कराता है मेल्स में। इसके अलावा अगर इसके ब्रेन पर इफेक्ट्स देखें तो कन्फ्यूजन है और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, जो सैमिटिडीन होता है वो क्या करता है कि वो उन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है जो कि अपने एब्जॉर्प्शन के लिए जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, लाइक एस्प्रीन है और कीटाकोनाजोल है। क्योंकि ये स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है, स्टमक में हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है,
तो लाइक डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली एसिडिक सिक्रेशंस डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए फॉर दर एब्जॉर्प्शन, उनकी प्रॉपर जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और उनकी एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। और ये बहुत सारे साइटोक्रोम P450 ऐसे एंजाइम से इंटरफेयर करता है, उनको इनहिबिट करता है और बहुत सारे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करेगा, लाइक वारफ्रेन, फेराटोइन और क्लोपिडोग्रेल। लाइक ये क्या कर रहा है कि जब ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेगा साइमेटिडीन, तो इन सब ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो इन ड्रग्स की कंसंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वो सारे ड्रग्स हैं जिनके मेटाबॉलिज्म के साथ साइमेटिडीन इंटरफेयर करता है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिटर्स। लाइक वो ड्रग्स जो कि हमारे पास पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देते हैं। लाइक उसमें डेक्सामेथासोन है, एसोमेप्राजोल है, लांसोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल। तो आप इनको प्राजोल से याद रख सकते हैं, यही इनका बेसिक जो है वो लाइक इंडिकेशन है। सो अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लाइक हमारे पास लाइक लिखा हुआ है ओमेप्राजोल। तो ये ओमेप्राजोल है, ये सोडियम सॉरी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है जो कि एनर्जी रिक्वायर करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। इंट्रासेलुलर हाइड्रोजन को ये लूमन में शिफ्ट करता है और इसके एक्सचेंज में जो आउटसाइड जो लूमन में पोटेशियम होगा उसको मूव कराएगा इनसाइड द पेराइटल सेल्स। तो बेसिकली हमारे पास जो ये वाली ड्रग्स हैं ये इस पंप को इनहिबिट करेंगे तो इनसाइड जो हाइड्रोजन होगा वो आउटसाइड मूव नहीं करेगा और जो बाहर का पोटेशियम है वो बाहर ही रहेगा, वो इनसाइड द सेल मूव नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन पंप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं लाइक ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे के सारे वीक बेसिक्स होते हैं और इनको जो है अपने एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा अल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये प्रो ड्रग्स होते हैं और इनके ऊपर जो है वो एसिड रेजिस्टेंट इंटेरिक कोटेड होता है और ये जो है जब ड्यूडेनम में जब मूव करते हैं तो वहाँ पे इनकी कोटिंग रिमूव हो जाती है और वहाँ से वो उनकी एब्जॉर्प्शन होकर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू द पेराइटल सेल, जहाँ मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर कोवेलेंटली बाउंड कर जाते हैं विद हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप एंजाइम्स के साथ। और ये जो एंजाइम है इसको रीसिंथेसाइज होने में अबाउट ऑलमोस्ट 18 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 18 आवर्स तक जो है इनका इफेक्ट रहेगा। 18 आवर्स तक ये इस पंप को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो 18 आवर्स के बाद ये एंजाइम अगेन रीसिंथेसाइज करेगा और वो जो है फिर फ्री ऑफ बाइंडिंग होगा। अगर हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक यूजेस की तो इसको हम जो है ये मोस्ट प्रेफरेबल है फॉर एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर के लिए, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए और जोलिंगर इल्यूजन सिंड्रोम के लिए, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर के लिए। और इसको हम स्ट्रेस एक्यूट जो स्ट्रेस अल्सर है उसमें हम प्रोफाइलैक्सिस तौर पे भी देते हैं। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि हमारे पास इसकी ओरल जो फॉर्म्स में अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसको जो है वो 30 to 60 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं। लाइक अगर आप किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपने इनको ये बताना है कि लाइक अगर आपने कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने हैं तो वो आपने 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेनी है। और लेकिन जो इसमें एक एक्सेप्शनल है दैट इज़ रिलेटेड टू डेक्सलैंसोप्राजोल, वो ये है कि वो डिलेड रिलीज फॉर्मुलेशन में है, वो रिगार्डलेस ऑफ फूड आप इसको कभी भी दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके अगर हम एडीआर्स की बात करें तो एडीआर्स में ये है कि ये हमारे पास स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से अगेन सेम जो हमारे पास एसिडिक ड्रग्स होंगे जिनको अपने ऐसे ड्रग्स होंगे जिनको अपने एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन सम हाउ डिक्रीज हो जाती है। लाइक वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि वाइटामिन B12 जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगी और सेम विद कैल्शियम कार्बोनेट। डायरिया कॉज कर सकते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल कोलाइटिस कॉज कर सकते हैं, हाइपोमैग्नीसिया कॉज हो सकता है। और अब ये क्या है कि साइटोक्रोम 2C19 को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से जो क्लोपिडोग्रेल है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी, तो उसकी इफेक्टिवनेस को भी डिक्रीज कर देंगे। और अगर हम प्रोटॉन पंप को मोर देन 1 ईयर यूज़ करें तो ये क्या करेंगे कि हमारे पास जो बोन फ्रैक्चर की रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, तो हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। लाइक हमने स्टार्ट में ही कुछ फैक्टर्स
के बारे में डिस्कस किया था, विच लीड्स टू पेप्टिक अल्सर, और या फिर कुछ फैक्टर्स की वजह से ये कॉज हो रहा था। उनके फैक्ट्स में ये आ रहा था कि जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है। तो हमारे पास कुछ साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जो कि जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे म्यूकस सेल्स में से, लाइक जो म्यूकस सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं, उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होता है, और उसकी सीक्रेशन से क्या होगा कि वो म्यूकस की सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, म्यूकस की सीक्रेशन को और बाइकार्बोनेट को। और साथ में साथ उनका इफेक्ट होता है कि वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस कर रहे हैं। लाइक अगर ओवरऑल बताऊँ तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे, म्यूकस की सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 को अगर हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एक एनालॉग है मिसोप्रोस्टोल, जो कि क्या हुआ है, जिसको मतलब अप्रूव किया गया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। और इसको हम उन पेशेंट्स में प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर भी देते हैं जो कि प्रोलॉन्ग एनसेड्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक जो हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिसोप्रोस्टोल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर सकता है और जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये भी सेम लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही एक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो म्यूकोजल प्रोटेक्शन होता है वो उसको इन्हेंस करते हैं, म्यूकोजल इंजरी को प्रिवेंट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग अल्सर्स होते हैं उनके हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, लाइक दो ड्रग्स हैं इसके अंदर, दैट इज सुक्रालफेट और बिस्मथ कंपाउंड्स। जो सुक्रालफेट है वो बेसिकली जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और सल्फेटेड सक्रोज का, और ये जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सेल्स के ऊपर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो उसके ऊपर बाइंड कर जाए, उन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड कर जाता है, लाइक किसी भी नॉर्मल सेल्स में और या फिर नेक्रोटिक म्यूकोजा में प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स जेल फॉर्म करेगा जो कि एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है और प्रोटेक्ट करता है अल्सर को फ्रॉम पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो अल्सर है उसको हील करने के लिए, मतलब उसको प्रमोट करता है टू हील। अच्छा, इस ये जो है सुक्रालफेट जो है ये इसके बहुत सारे ड्रग इंट्रैक्शंस वगैरह ज़्यादा हैं और मल्टीपल डोजिंग इसको रिक्वायर होती है, तो उसकी वजह से हमने इसको क्वाड्रुपल थेरेपी में ऐड नहीं किया। सेकंड ये कि क्वाड्रुपल थेरेपी में ये टोलरेट तो कर सकता है, लेकिन जो है इसको हम PPIs, H2 एंटेगनिस्ट, एंटासिड्स के साथ हम इनको जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये इन ड्रग्स के साथ बाइंड कर जाता है और इनकी मेटाबॉलिज्म, उनके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। तो इसकी वजह से ये हमने ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी में इसको इंक्लूड नहीं किया। बिस्मथ कंपाउंड्स हमारे पास बिस्मथ सबसैलिसाइलेट है, लाइक जो है ये क्या करते हैं, ये क्वाड्रुपल थेरेपी का एजेंट भी है और इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है। ये जो है डिक्रीज़ करता है एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन को और इंक्रीज करता है म्यूकस सिक्रेशंस को, और कोट करता है और प्रोटेक्ट करता है अल्सर को फ्रॉम पेप्सिन और गैस्ट्रिक एसिड। So it was all about mucosal protective agents that are also called cytoprotective agents. The next is the antacids. एंटासिड्स हमारे पास क्या होते हैं, एंटासिड्स जो है ये हमारे पास वीक बेसेस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं और जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और जब ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, चूंकि ये सॉल्ट बना रहे हैं, ये वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो pH होगा वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू 4, और pH 4 पे आपको पता है कि पेप्सिन जो है वो फिर इनएक्टिव हो जाता है। हमारे पास एंटासिड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। सेम विद द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सो दे फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, और इस तरह से जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो ये जो है इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इनके यूजेस में क्या है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, ठीक है।
इनके जो सिम्टम्स हैं उनको फ़ौरी तौर पर आराम देते हैं। हार्ट बर्न में हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो है वो बहुत ही इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है। इनको गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इनका ये होता है कि ये स्टमक में इनका कॉन्टैक्ट टाइम जितना स्टमक में ज़्यादा रहेगा, ये उतना ही बेटर परफॉर्म करेंगे, उतना ही बेटर ये जो है वो HCl से रिएक्ट करके वहाँ की एसिडिटी को रिड्यूस करेंगे। तो इनके लिए बेटर ये होता है कि इनको खाने के बाद जो है वो लें, क्योंकि जब तक जो है वो स्टमक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये स्टमक में मौजूद रहेंगे। तो ये हमारे पास इनके थेरेप्यूटिक यूजेस थे। अब ADRs इनमें क्या है, ADRs इनके डिफरेंट हैं। लाइक हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया कॉज करेगा। तो हमारे लिए जो बेटर थेरेपी होगी कि वो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि जो हमारे पास बाउल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो it was all about peptic ulcer or drugs used to treat peptic ulcer and gastroesophageal reflux diseases. होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी ड्रग इंड्यूस्ड नोसिया एंड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोसिया एंड वॉमिटिंग। सो कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, और थैंक यू।